नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। हमारे साथ है नरेंद्र ठाकुर जी। नरेंद्र जी के साथ न्यू ईयर में हम पहली बार मिलेंगे। नमस्कार नरेंद्र जी, नववर्ष की शुभकामनाएं। कैसे हैं? नमस्कार दर्पण, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और दर्शकों को भी। और मेरा भी नया सेशन शुरू हो गया पढ़ाई का, तो अच्छा है कि आज हम मिल रहे हैं नए सेशन के साथ। जी, आपके जो पढ़ाई का सेशन शुरू हुआ है, उसी के चलते आज हम शेयर मार्केट बंद होने के बाद 3:30 बजे के बाद इसकी रिकॉर्डिंग कर पाए हैं। इसका फायदा ये भी हुआ कि हमारे पास डिटेल्स हैं और मोटा मोटी हम 4 विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले शेयर मार्केट की बात कर लें। अमेरिकी मार्केट में खूब तेजी आ रही है। एप्पल ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्केट कैप अचीव कर लिया, 3 ट्रिलियन का। आज तक कोई कंपनी नहीं कर पाई, हालांकि कुछ समय के लिए रही, फिर नीचे हो गई, जो भी है। इस बीच भारतीय बाजार ने भी सिर्फ पिछले 2 दिनों में, नरेंद्र जी आप फॉलो कर ही रहे होंगे, कमाल का बुल रन दिखाया है। आज में ये 1.02% या 1% कह लें मोटा मोटी बढ़ा, और साल के 2 दिनों में यानी कि कल और आज में 425 पॉइंट से ज्यादा या करीब 2.5% बढ़ गया। दूसरी तरफ क्या दिल्ली, क्या मुंबई, हर जगह ओमिक्रॉन का डर पसरा हुआ है। मेरा सवाल ये कि क्या शेयर मार्केट ने कोविड के इस नए वेरिएंट का वैक्सीन खोज निकाला है या फिर कोविड के साथ रहना सीख लिया है? ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा डेल्टा के टाइम में हुआ था, तब भी मार्केट इतना गिरा नहीं। बिल्कुल, आपने अच्छे से बोला कि मैं भी देख रहा था कि सेंसेक्स जो है वो 60,000 दोबारा टच कर रहा है। और वो वही बात है कि जब कोविड वेव जो सेकंड आई थी इंडिया में, तो उसके बाद जो जंप दिखा है, और उसमें भी उस टाइम जो है हम देख रहे थे दर्पण की जो बैंक्स का, मतलब बैंकिंग सेक्टर का और जो आईटी कंपनीज के जो शेयर हैं उसमें ज्यादा जंप दिख रहा है इन कंपैरिजन टू फार्मा। हम्म। तो वो लिंकेज भी बनता है कि ओमिक्रॉन में डिजिटल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि बिजनेस की जो है वो, या जो शेयर मार्केट है वो एक्सपेक्टेशन पे चलता है या एस्पिरेशन पे चलता है। तो यदि उन बैंक जो है ऑनलाइन यदि ट्रांजेक्शन्स या सर्विसेज दे रहा है, या आईटी कंपनीज जो है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है या सर्विसेज दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो हमें उनके प्राइसेस में भी या उनके स्टॉक के प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हो रही है बातें। जी, शेयर मार्केट क्योंकि अभी क्लोज हुआ था, इसलिए हमने सोचा हम इसको भी कवर कर ले। हालांकि चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर को, और 3 खबरें कुल हमारे पास हैं। दूसरी खबर जो है वो कैपेक्स को लेकर है। पूंजीगत व्यय मतलब ऐसा व्यय या खर्च जिसे आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, जो पूंजी निर्माण में काम आता है। उदाहरण के माध्यम से समझाए तो अगर आप टीवी खरीदते हैं या होटल में खाना खाते हैं तो वो पूंजीगत व्यय नहीं हुआ, जबकि अगर आप उन पैसों से दुकान खोलते हैं, कहीं पर प्लॉट लेते हैं, तो वो हुआ पूंजीगत व्यय। इसी को लेकर दुनिया की जानी मानी वित्तीय फर्म मॉर्गन स्टैनली ने प्रिडिक्शन जारी जारी की है। रेड हॉट कैपेक्स साइकिल कमिंग, मतलब दुनिया भर में कैपेक्स में दबाकर खर्च होने वाला है। इसका समर्थन करते कुछ डेटा पॉइंट भी शेयर किए हैं इन्होंने। साथ ही इन डेटा पॉइंट्स के माध्यम से भारत की भी उजली तस्वीर पेश की है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में अपूर्व जावड़ेकर कैपेक्स को लेकर भारत की इतनी उजली तस्वीर नहीं देखना चाहते या नहीं दिखा रहे हैं। तो क्या है ये पूरा कैपेक्स का हिसाब किताब, क्या है भविष्य और क्या है भारत का भविष्य? ये काफी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पूर्व का। और ये तो हम थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे कि शेयर मार्केट में जिस तरह का फाइनेंशियल अप दिख रहा है आईटी शेयर्स में, या जो फाइनेंस के शेयर्स हैं, बैंकिंग के शेयर्स हैं, उसी के तहत ये पॉइंट यहाँ एक क्रिटिकल एक आर्टिकल है, उसमें दर्पण ये लिखा जा रहा है कि देखिए एप्पल ये बोल रहा है कि हम $430 बिलियन जो है अगले 5 सालों में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये यूएस ने अभी बाइडेन ने एक बिल जो है वो पास किया है, उसमें $1.2 ट्रिलियन जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। और सेम गति शक्ति प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें वो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, या जो डेटा सेंटर्स है, या प्रोडक्शन लिंक जो स्कीम्स हैं, या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को जो इंसेंटिव दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो उसके लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट है या इंसेंटिव्स है, प्रमोशन है। तो चाहे वो यूएस की गवर्नमेंट है, चाहे प्राइवेट कंपनी एप्पल है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। जहां तक अपूर्व जो आर्ग्यू कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए इतनी भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं बुलिश बिहेवियर नहीं कहा जा सकता है, कि इतना हाई एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते हैं। और उसका वो लॉजिक दे रहे हैं, उसका लॉजिक वो दे रहे हैं
कि जो इंडिया का जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन था, इसको एक तरह से सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो निवेश की दर थी वो वो थी 36% 2008 में। मतलब जीडीपी का जो सकल घरेलू उत्पादन है भारत का 2008 में 36% जो था वो निवेश पे जा रहा था पैसा, और अब जो है 2020 में वो 26% हो गया है। तो 10% का जो है वो एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर में कहें या कैपिटल फॉर्मेशन में कहें या इन्वेस्टमेंट में, उसमें कमी आई है पिछले 12 सालों में हिंदुस्तान में, और वो कोविड-19 में तो और कमी आई है। तो इससे कहीं और रिफ्लेक्ट ये कर रहे हैं कि कहीं ना ये जो कहा जा रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है, जो एप्पल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूएस जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह का यहाँ पे भी हमें इस तरह का एक्सपेक्टेशन दिख रहा है, तो वो क्रिटिकल है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए यदि हम कंपेयर करें इसको, ये जो 36% जो है 2008 में इंडिया का था और 26 अब हो गया है 2020 में, सेम ईयर्स में हम देखें तो चाइना का जो था 37% था, मतलब 37% जीडीपी का शेयर था इन्वेस्टमेंट रेट का 2008 में। अब हो गए 42%, मतलब 5% ज्यादा हुआ है चाइना में। सिमिलरली जो विकसित देश होते हैं, जैसे अमेरिका के बारे में वो कह रहे हैं, अमेरिका की जो दर थी, निवेश दर थी, वो 18% थी 2008 में, अब वो 21% हो गई है, मतलब 2020 में। तो भारत की 10% कम हुई है, चाइना की 5% बढ़ी है, और इवन अमेरिका की 3% बढ़ी है। तो यानी कि जब कम हुई है तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो निवेश दर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा। तो एक तो पॉइंट वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया जो है 10% डिक्लाइन ही कर रहा है इन्वेस्टमेंट रेट। आगे उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी 718 लिस्टेड कंपनीज का डेटा उन्होंने दिया, उसमें कहा कि 2005 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ थी वो 7% थी 2008 में, और अब जो है वो 2% हो गई है, मतलब 2020 में 2% ही रह गई है कुल। तो कैसे हम कहें कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा, जो कंपनी जो है, गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे या कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा जो है वो इन्वेस्ट करेगी। और उसी के तहत उन्होंने कहा कि जो रिटर्न आ रहा है, जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, मतलब जिसमें कि आय हो रही है, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले आय भी होती है, जो रेट जो है इन्वेस्टेड कैपिटल पे वो 2 से 3% है 2021 में, फाइनेंशियल ईयर में, जबकि 2005 और 8 में वो 16 से 18% था। तो कहाँ मतलब कंपनियां कमा रही थी 16 से 18%, 718 कंपनियां, अब कमा रही है वो 2 से 3%। तो हम वो कह रहे हैं कि कैसे कह सकते हैं कि इतना ज्यादा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया में इन कंपैरिजन टू चाइना या यूएस। इसमें एक एस्पेक्ट और भी है, हालांकि इस खबर में वो नहीं है, लेकिन मैं चूंकि मैं आपसे भी बात करता रहा हूँ खर्चा पानी के माध्यम से, अन्यथा भी निर्मला सीतारमन जी ने अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही कैपेक्स को लेकर, जो सरकार खर्च करती है, जो पीएसबी पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो पूंजीगत, उनका टारगेट अचीव करने की और जल्दी टारगेट अचीव करने की, इन सब की बात कही थी ताकि इकोनॉमी में या जीडीपी में तेजी आए। तो सरकार का कैपेक्स को आप कैसे देखते हैं, या कोई कमेंट इस विषय में आप करना चाहें, कैपेक्स खर्च को? जी बेसिकली वही ठीक बोल रहे हैं आप, जो कैपेक्स गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो 16% है। तो यदि उसको नहीं बढ़ाया जाएगा तो जब भी प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप यानी कि प्राइवेट कंपनीज का भी देख रहे हैं, और जब हमने डेटा दे रहे हैं कि ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है इंडिया का इन परसेंट ऑफ जीडीपी, वो 36% जो 2008 में था, अब वो 26 हो गया है। तो जाहिर सी बात है उसमें गवर्नमेंट का भी है, गवर्नमेंट का कुल 16% ही है, वही इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो फिर हम कैसे जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और उन्होंने एक अच्छा डेटा और दिया, वो कह रहे हैं कि जो यूटिलाइजेशन जो कैपेसिटी है वो डिक्लाइन की है, कि यूटिलाइज जो करते हैं कैपेसिटी को, प्रोडक्शन की कैपेसिटी को, जो उनकी जितनी कैपेसिटी होती है, वो कह रहे हैं कि 2010 में 83% थी, और 2000 पैंडेमिक से पहले वो 70% हुई ना, 70% जो है उत्पादन की कैपेसिटी को यूज कर पा रहे थे वो, और जून 2021 में वो हो गया 60%। तो जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट ही कम हो गया, कहाँ 2010 में 83% जो है प्रोडक्शन को हम यूज कर पा रहे थे यूनिट्स को, अब बिल्कुल 60% ही यूज कर पा रहे हैं, जो सप्लाई बोटलनेक की तरफ भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हाई है। एक डेटा जो उससे भी इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वाला, लेकिन मैं उसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ दर्शकों के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो शेयर मार्केट से लिंक होगा उस पॉइंट को। वो डेटा ये है कि जी कितना इक्विटी आई,
कितना जो है डेट आया और कितना कैश आया कंपनीज के पास, हाँ, उसके तहत जो उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाया, हाँ, तो उसके लिए एक छोटा सा मानक होता है जिसको कहते हैं लोच कहते हैं हम इसको, हाँ, इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो जो इलास्टिसिटी है इक्विटी की, वो है 0.48, मतलब एक से भी कम है। मतलब यदि 1% जो है उनका इक्विटी बढ़ा है तो 0.48% जो है उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो बहुत ही कम है। मतलब 1% इक्विटी आ रहा है, जैसे अभी हमें दिख रहा है शेयर मार्केट इतना बूम कर रही है, और उसका सिर्फ 0.48% जो है वो इन्वेस्टमेंट में लग रहा है। वैसे ही डेट में जो आ रहा है पैसा कंपनीज के पास 1% आ रहा है, तो उसकी जो लोच है, जो इलास्टिसिटी है, जो उसका मूल्य है, वो 0.30 है, मतलब एक से कम है बिल्कुल। कि मान लीजिए डेट के थ्रू जितना आया उसका 1% यदि इंक्रीज किया डेट में, हाँ, तो उसका सिर्फ 0.30% ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगा हुआ है, मतलब वो भी एक से कम। जी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, आसान हाँ, भाषा में समझना चाहें तो क्या यही कारण है कि दुनिया की मतलब जो कंपनीज हैं वो ढेर करोड़ों ट्रिलियन डॉलर के लिक्विड लिक्विड एसेट के ऊपर बैठी हुई हैं? यही है कि मतलब एक तरह से कोई तीन तरह से उनको इनकम हो रही है, या हम्म, तो इक्विटी के थ्रू हो रही है, या डेट के थ्रू हो रही है, कैश ही आ रहा है उनके पास, है ना। हम्म, तो इन तीनों में इक्विटी का जो लोच है, मतलब जो ऐसे दर्शक समझ सकते हैं कि 1% आ रहा है तो उसका 0.448, या मतलब एक तरह से, हाँ, 4.8, मतलब एक से बिल्कुल कम हुआ। वो जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा रहे हैं। और यदि डेट में आ रहा है तो उसका 0.30% ही लगा रहे हैं, 1% ही हम कंपेरिजन कर रहे हैं। हम्म, इंटरेस्टिंगली जो बहुत क्रिटिकल है, हम्म, कैश में जो आ रहा है, कैश में जितना भी पैसा आया उनके पास, इन्वेस्टमेंट के लिए आया या उन्होंने शेयर से आया, उसके थ्रू जो है 0% जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा रहे हैं। तो एक मतलब 0% समझ सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं लगाया, जो कैश में उनके पास आया उन्होंने कुछ नहीं लगाया। और वो आगे वाले डेटा से लिंक हो रहा है कि हम्म, आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रह गया 60%, हम्म, आपका रेट ऑफ रिटर्न रह गया 2 से 3%, है, आपकी जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो रह गया 36 से 26%। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें भी आपको कमी दिखेगी, इसलिए इसके मूल्य सबके इनके एक से कम या जीरो ही हो गया है, कि कैश जितना भी आ रहा है कंपनीज के पास वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं लगा रहे हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में इतनी बात करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमने शुरू में बताया कि वो पूंजीगत व्यय, जैसा ये नाम से ही है कि आप बिल्कुल जिसे कहते हैं पैसा उड़ा नहीं रहे हो, कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट तरीके से कर रहे हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तरीके से कर रहे हो। अगर आप रोड बना रहे हो, सड़कें बना रहे हो, अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जो भी 20 साल बाद 50 साल बाद लगातार काम आएगा, वो पूंजीगत व्यय होता है। और जैसे आपने शेयर मार्केट पहली खबर को दूसरी खबर के साथ जोड़ा, वैसे ही दूसरी खबर आपकी पूंजीगत व्यय की या कैपेक्स की तीसरी खबर के साथ जुड़ती है, जीडीपी के साथ, जो बीच में हमने डिस्कस भी किया था निर्मला सीतारमण जी के पिछले कुछ कमेंट्स को लेकर। मेरा सवाल जीडीपी को लेकर यह है कि एक आर्टिकल है, मैं अपने सामने इस आर्टिकल को खोल लेता हूं। ये आर्टिकल भी इंडियन एक्सप्रेस का है और लिखा है राजेश्वरी सेन गुप्ता ने। इस आर्टिकल को और पिछले आर्टिकल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अपने दर्शकों के लिए डाल देंगे ताकि वो विस्तार पूर्वक इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ पाए। वो कह रही हैं, और मेरा आपसे सीधा सवाल है कि क्या जीडीपी का कैलकुलेशन सही है, या और अगर इसको सही तरीके से बोलें, क्या जीडीपी इकोनॉमी की तबियत को सही बता रही है, कम से कम भारत के परिप्रेक्ष्य में? नहीं तो एक स्टूडेंट की तरह मैं जानना चाहूंगा वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से डेटा पॉइंट है, वो कौन सा मेटा डेटा है जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है? जीडीपी का वैसे ही डिबेटेबल रहा है डेटा को लेके, जी। गवर्नमेंट ऑफ जो मोदी हैं, तो उसमें 3 पॉइंट पे वो कह रहे हैं जिनमें इश्यूज आ रहे हैं। और वो एक तरह से वो इश्यूज ये हैं जो कहीं ना कहीं हमें कहीं कहीं क्रिटिकल कमेंट्स हैं वो। पहला पॉइंट तो ये है जीडीपी का, वो कह रहे हैं कि आप एक तो डिफ्लेट कर रहे हैं, मतलब तीन 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 प्रॉब्लम बता रहे हैं वो। एक तो ये कह रहे हैं कि देखिए, आप जीडीपी को जो रियल जो वैल्यू होती है, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि नॉमिनल वैल्यू हो जाए कि प्राइसेस भी इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन भी हाई है, नहीं, तो नॉमिनल जीडीपी हाई होगा लेकिन एक्चुअली गुड्स एंड सर्विसेज आपकी इतनी इंक्रीज नहीं कर रही है। तो उसको मतलब एक तरह से डिफ्लेट 2 बार करना होता है। कैसे? एक बार जो आपने प्रोड्यूस किया, मान लीजिए आपने आईटी सर्विसेज को जो है वो प्रोडक्शन हुआ, या आपके घरों का प्रोडक्शन हुआ, जो आप कह रहे थे रोड का प्रोडक्शन हुआ, है ना, तो जो जो भी उसका नंबर है, मान लो 1 रोड हुआ, 2 हुआ, 10 रोड हुए,
गए या आपके मशीनरी आई 10 आई, तो उसमें प्राइसेस भी है उसके साथ। हाँ, तो प्राइसेस को जब आप उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉमिनल वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो प्राइसेस का जो इफेक्ट होता है उसको हटाना होता है, उसको कहते हैं मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में डिफ्लेट करना होता है। तो वो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से डिफ्लेट करते हैं। तो राजेश्वरी ये आर्ग्यू कर रही है, जो जेन्युइन आर्गुमेंट है, कि आप सिर्फ प्राइसेस का डिफ्लेशन कर रहे हैं या उस नॉमिनल वैल्यू को आप प्राइसेस का जो मॉनेटरी वैल्यू को तो हटा रहे हैं डिफ्लेशन के थ्रू, एक एक जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, लेकिन जो इनपुट में तो प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। और इसलिए वो एग्जांपल दे रहे हैं ऑयल कि का। जो ऑयल का, बिल्कुल, कि जब ऑयल के प्राइसेस गिरे हम्म, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम आई, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आई तो उसका मेजरमेंट होना चाहिए था, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया है। मतलब सिर्फ आउटपुट में जो इंक्रीज हुआ उसका तो दिख गया कि उसे आपने डिफ्लेट कर दिया एक बार, लेकिन दूसरी बार भी डिफ्लेट करना था कि इनपुट के प्राइसेस कम हुए थे। तो जैसे ही आप डिफ्लेट करते, कम करते हो उसको, तो आपकी जीडीपी की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी जो है ओवर एस्टिमेशन है, तो आपको इसको अंडर, एक तरह से आपको कम करना चाहिए, क्योंकि उसमें अभी भी इनपुट के प्राइसेस जो गिरे हैं वो आपने इंक्लूड नहीं किए हैं। यदि उसको कर देंगे तो जीडीपी कम हो जाएगा। एक कारण तो बता रहे हैं। जी। दूसरा कारण वो ये कह रहे हैं कि जो आप जनरली ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता है, मोर और लेस कंट्रीब्यूशन जो है वो ये कह रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर का भी होता है। हाँ? लेकिन मतलब अल्टीमेटली इनफॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं होता है, जो उसकी ग्रोथ रेट है उतनी नहीं होती ग्रोथ है। रेट उतनी तो नहीं ये होती है, एक वक्त हुआ करती थी, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है और उसका कोलैबोरेशन नहीं किया गया। बिल्कुल आप सही है। बिल्कुल। तो दूसरा मतलब एक तरह से आर्गुमेंट वो ये दे रही हैं कि आपको जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब ये जो फॉर्मल सेक्टर है और जो इनफॉर्मल सेक्टर है, उन दोनों चीजों को अलग रखना चाहिए। मतलब उनका इनफॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होगा, मतलब आप ये एक तरह से कहें कि जो उसकी ग्रोथ रेट कम होगी। आप लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, आपने मान लिया कि जो गवर्नमेंट सेक्टर जो प्रोडक्शन कर रहा है या टाटा बिरला जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उन कंपनीज में, रिलायंस जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो एक ठेले वाला भी कर रहा है या एक जो है वो छोटे शॉपकीपर भी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरा पॉइंट ये कह रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि आपने सेक्टर वाइज जो वेट होते हैं वो गलत है। वो गलत है। उसमें उन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया कि 2010-11 का हम वेट ले रहे हैं और 2010-11 में आईटी सेक्टर का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो आज भी इनफैक्ट पहली खबर दूसरी खबर से लिंक ही हो रहा है कि आईटी सेक्टर के शेयर्स इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो आईटी सेक्टर के शेयर जब इंक्रीज कर रहे हैं या उसके प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, उसके स्टॉक के प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, उसका रिटर्न हाई हो रहा है, तो उसका वेट जो है पुराना है, 2010-11 के तरह से है, जबकि होना चाहिए अब 21 का, 20-21 का। इसका मतलब रिवाइज करने की जरूरत है उसको भी। तो ये तीन कारणों से वो कह रहे हैं कि इसलिए हम जब जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है या जीडीपी का जो डेटा है, इन तीन कारणों से प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए जब वो ये बोल रहे हैं राजेश्वरी कि उस जब आप एक तो आप वेट को ठीक नहीं कर रहे हैं, आईटी सेक्टर का एग्जांपल दे रहे हैं, या एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन कम हो गया जीडीपी में, नहीं, फिर आप कह रहे हैं इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर का इशू है ना। आप फॉर्मल सेक्टर को आपने फॉर्मल मान लिया कि जो फॉर्मल कंपनीज है, लिमिटेड कंपनीज है ना, या गवर्नमेंट कंपनीज है, उसको इक्वल कर दिया आपने जो इनफॉर्मल सेक्टर है ना। और पहली चीज जो हम रिफ्लेक्ट कर ही रहे थे कि अल्टीमेटली वो ये कह रही थी कि आप डबल जो है डिफ्लेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आउटपुट को प्राइस से जो है या सीपीआई से डिफ्लेट कर दें, सीपीआई के साथ आपके जो इनपुट प्राइसेस हैं उनको भी डिफ्लेट करना पड़ेगा, जिससे कि एक्चुअल आपकी फिगर आएगी। तो इससे आपकी जो एक्चुअली क्या होता है, मतलब उसका लिंक वहां पहुंच रहा है कि हमने क्या एस्टिमेट किया है। लास्ट पॉइंट ये है, इसमें हमने एस्टिमेट किया, आरबीआई एस्टिमेट ये कर रही है, या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का डेटा ये एस्टिमेट कर रहा है कि इंडिया की ग्रोथ रेट जो है 9.5% रहने वाली है। 9.5% ग्रोथ रेट। लेकिन आर्गुमेंट ये है कि जब ये प्रॉब्लम है तीनों आपने रिजॉल्व नहीं की, तो आपका जीडीपी का डेटा गलत है। जब जीडीपी का डेटा गलत है, तो जब आप फोरकास्ट प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि अगले साल 9.5% होगा, तो कैसे होगा। तो इसलिए उस डेटा के बेस पे फोरकास्टिंग भी गलत होगी। इसलिए मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, वो इन तीनों चीजों को जल्दी से ठीक करना चाहिए, जिससे कि हमारे पास ठीक डेटा आए और फिर ठीक फोरकास्टिंग हो। जी, मुझे सेक्टोरियल जो जो वेटेज है वो बहुत अच्छे से इसमें समझ में आया। बाकी दो चीजें भी समझ में आई, खासतौर पे जो
जो आपने ऑयल के माध्यम से जो बताया, सेक्टोरियल इंडेक्स में थोड़ा वेटेज थोड़ा इस तरीके से समझना चाह रहा हूँ। जैसे माना 2011 में अगर मैं अपना बजट बनाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं 0%, या मुझे पता भी नहीं है कि मेरा खर्चा ओटीटी के लिए कितना होगा, ओटीटी के सब्सक्रिप्शन के लिए कितना होगा, क्या आज की डेट में वही बजट मायने रखेगा या नहीं। हालांकि मतलब एक एक मेटाफोरिकली ऐसा कहा जा सकता है, नहीं कहा सकता, मतलब मेरा वो बजट या वो बजट का जो जो वेटेज देता हूं मैं, या मैं उस वक्त कहता हूं कि मैं मोबाइल के लिए 5,000 या 5% या 10% खर्च करूंगा, क्या वो आज भी मायने रखता है नहीं रखता वो वेटेज। क्या क्या इसी तरीके से तीसरे पॉइंट को समझाना चाह रहे हैं या थोड़ा। बेसिकली तीसरा पॉइंट यही है कि मान मान मैं जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10% आपने वेटेज दिया आईटी सेक्टर को, जबकि आज जो स्थिति है, सर्विस सेक्टर ही अराउंड 57 to 60% जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडियन जीडीपी में। जब आपने उसका 10% रखा, जबकि आईटी सेक्टर शेयर इंक्रीज कर गया है आज, और हम कह ही रहे हैं वो शेयर मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो फिर जीडीपी में भी आपको वेट चेंज करना चाहिए। मतलब कहने की जरूरत है कि 10 के बदले उसको 30 दीजिए या 25% दीजिए, वो करना चाहिए। कि जब आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, आईटी सर्विसेज में आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इनफैक्ट वो लिंकेज होगा हमारी खबर से, कि इस टाइम हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में, हाँ तो ऐसे तो डेफिसिट है, मतलब हम एक्सपोर्ट जो है कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी सर्विसेज हैं उसका एक्सपोर्ट ज्यादा है। जो 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 सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज्यादा है, जबकि गुड्स का एक्सपोर्ट कम है। हाँ, तो जब इसका कारण ये है कि जो आईटी सर्विसेज है इंडिया की, वो हायर है, मतलब रिटर्न हायर आ रहा है। कि इंडिया जो है, यदि जितने भी आईटी सर्विसेज जो है यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है या और कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट इसलिए कर पा रहा है कि अच्छा सा प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, गुड़गांव में, बेंगलोर में, या दिल्ली में, या हैदराबाद में, या पुणे पुणे में, या चेन्नई में, या कलकत्ता में, राइट। तो उसका कंट्रीब्यूशन भी, वो वेट भी इंक्रीज करना पड़ेगा आपको। यदि वेट आप इंक्रीज नहीं करेंगे तो वो कम ही रह जाएगा, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा उस वेट को। इसलिए वो एक तरह से मतलब कम आपने वेट दिया है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। जी, और इसी तरीके से ये कनेक्ट होता है हमारी चौथी खबर से, क्योंकि जीडीपी के बारे में जब हम कहते हैं तो जीडीपी में सबसे बड़े फैक्टर्स में से एक जिसको एक्सक्लूड करना होता है वो होता है आपका आपने कितना इंपोर्ट किया, वो चीज माइनस होती है। बहुत बेसिक नियम है जिसके बारे में आप इस तरह से कभी जानेंगे, आज भी बताना चाहें तो यहीं से आती है हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई चौथी खबर, जिसके बारे में हमारे जो पीयूष गोयल हैं, उन्होंने भी कहा है कि अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच एक्सपोर्ट पिछले साल की तुलना में 48.9% यानी कि करीब करीब 1.5 गुना हो गया है, ऐसा कहा जा सकता है। और एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट बढ़ना बताया। अब लेकिन दिक्कत है एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट में तो हम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी, उससे ज्यादा तेजी से इंपोर्ट में बढ़ रहे हैं, और इसके वजह से होता है ट्रेड डेफिसिट, यानी कि हमें पैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में बाहर जाते हैं। ये सब स्थितियां क्या हैं, और आपकी इस चौथी खबर के बारे में क्या राय है नरेंद्र? बेसिकली बिल्कुल आपने ठीक बोला है कि जो पीयूष गोयल यही कह रहे हैं, इनफैक्ट उन्होंने ट्वीट भी किया है कि हाईएस्ट एवर गुड्स एक्सपोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिसंबर 2021 में, और उसको इस तरह से रेफर कर रहे हैं कि $37 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट हमारा हुआ है। और वो मतलब एक तरह से 37 डबल हो गया, $37 बिलियन हो गया, और उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है, मतलब वो भी दिसंबर 37 है जी, 37% है, मतलब वो टैग कर रखा हम लोगों ने। तो ये बात सही है कि एक्सपोर्ट इंक्रीज किया है हमारा, लेकिन हमारा इंपोर्ट भी इंक्रीज किया है, ये देने वाली बात, देखने वाली बात है। और इंपोर्ट की जो परसेंटेज इंक्रीज है वो 38% है। 37% जो है वो एक्सपोर्ट का इंक्रीज है, तो 38% जो है इंपोर्ट का इंक्रीज है, और वो इसीलिए $59.3 बिलियन हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज कर गया, और उसकी जो बढ़ने की दर है, हाँ, दिसंबर 2021 में इन कंपैरिजन टू दिसंबर 2020, वो है 40%। तो ये एक तरह से खबर क्रिटिकल है, ये मतलब समझने वाली बात है कि से ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज किया है, वो 37% इंक्रीज किया है, लेकिन उसके साथ इंपोर्ट का जो इंक्रीज है वो 38% है, और जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो हमारा इंपोर्ट नेगेटिव वैल्यू दे रहा है एक तरह से, या हायर है इंपोर्ट हमारा, वो हमारा उसका 40% इंक्रीज हो रहा है। और वो मतलब वो उस खबर को और हम इलेबोरेट कर भी सकते हैं कि ये बात बोली जा रही है कि अप्रैल दिसंबर 2021 में $300 बिलियन जो है हमारा, जो है एक तरह से एक्सपोर्ट होने वाला है।
और वो 2021 से ज्यादा ही है, मतलब लास्ट ईयर से ज्यादा ही है। तो और उसमें रेफर यही आ रहा है कि जो जनरली टारगेट लिया गया है कि दिसंबर 2022 तक इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो हम $400 बिलियन करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है। तो उसके तहत ये अच्छी खबर जो है पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं कि इतनी है, जो एक लेवल पे ठीक भी है, लेकिन उसको मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्टिवली समझने की जरूरत है कि यदि आपका इंपोर्ट भी इंक्रीज कर रहा है साथ में, तो एक्सपोर्ट को और ज्यादा हमें इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है, या ब्रॉडर लेवल पे जो हम पिक्चर देख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, या हमारी जो प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम्स हैं उनको जो है उसको लिंकेज करना पड़ेगा, जिससे कि ज्यादा इम्पैक्ट हो और वो जो अचीव हम करना चाहते हैं $400 बिलियन का, वो अचीव हो पाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें ब्रॉडर, अच्छी खबर है कि एक्सपोर्ट बढ़ा है और जो हम टारगेट रख रहे हैं वो अचीव कर पाए, उसकी तरफ को बढ़ पाए, वो भी अच्छी खबर है। लेकिन हमें ब्रॉडर पिक्चर्स देखनी चाहिए, क्योंकि पक्ष हमेशा यही कहेगा कि ग्लास आधा भरा हुआ है, पक्ष हमेशा यही कहेगा कि 37% की बढ़ोतरी हुई है एक्सपोर्ट में, विपक्ष हमेशा यही कहेगा कि ग्लास आधा खाली है और इंपोर्ट में आपकी 38% की बढ़ोतरी हुई है। तो हमें ब्रॉडर, हम अर्थशास्त्रियों के हिसाब से, हम आम जनता के हिसाब से हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ही देखना पड़ेगा, और वही देखने के लिए, वही समझने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए अपने एक्सपर्ट के माध्यम से हम लोग खर्चा पानी लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, आपने एजुकेट किया जीडीपी को लेकर। अभी भी बहुत चीजें समझनी बाकी हैं, आशा है कि अगले कुछ एपिसोड में वो भी समझी जाएगी। शुक्रिया। थैंक यू।